यूट्राइन फाइब्रॉइड यानी कि रसोली आखिर होता क्या है? इन रसोलियों का साइज कितना होता है? इन यूट्राइन फाइब्रॉइड को हम कैसे पहचान सकते हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट, इन यूट्राइन फाइब्रॉइड की ट्रीटमेंट क्या होती है? नमस्कार, दिस इज डॉक्टर मृणालिनी मनोज। आई एम एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट और मैं हमेशा आपके साथ हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करती हूँ। यूट्राइन फाइब्रॉइड, इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो हमने आपके साथ शेयर किया है। आज हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। यूट्राइन फाइब्रॉइड, जिसे रसोली भी कहा जाता है, इसका सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि ग्रोथ है या फिर बढ़त है। किस चीज़ की ग्रोथ? तो ये जो बच्चेदानी होती है उसकी जो मसल्स होती है, उन मसल्स का इकट्ठा होके अचानक से बढ़ने लग जाना, इस चीज़ को यूट्राइन फाइब्रॉइड या फिर रसोली कहा जाता है। इन यूट्राइन फाइब्रॉइड्स की साइजेस क्या होती है, आकार मान क्या हो सकता है? काफ़ी अलग अलग साइजेस में ये यूट्राइन फाइब्रॉइड देखे जाते हैं। अगर मैं कहूँ 1 से 2 mm इस साइज से लेके 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर तक का भी फाइब्रॉइड देखने को मिलता है। इसका मतलब है मटर के दाने से लेकर फुटबॉल साइज तक का फाइब्रॉइड देखने को मिलता है। कई बार सिर्फ एक ही फाइब्रॉइड भी देखने को मिलता है जिसका साकार बड़ा होता है, या फिर कई बार मल्टीपल स्मॉल फाइब्रॉइड्स यानी कि छोटे 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 लेकिन कई सारे फाइब्रॉइड्स देखने को मिल सकते हैं। आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपके केस में फाइब्रॉइड हुआ है? अगर आंकड़ों की मैं बात करूं तो 100 में से 30 महिलाओं को आज यूट्राइन फाइब्रॉइड की दिक्कत है। इस यूट्राइन फाइब्रॉइड को कई बार जब फिजिकल एग्जामिनेशंस डॉक्टर करते हैं, पीवी एग्जामिनेशंस में इसको पता चलता है। डॉक्टर्स कैन फील और उसके बाद वो जांच आपको एक सोनोग्राफी करने के लिए बोलेंगे, जिसमें वो कंफर्मेशन आपको देते हैं कि आपके केस में यूट्राइन फाइब्रॉइड है या नहीं है, और अगर है तो उसका साइज़ क्या है, सिंगल फाइब्रॉइड है या मल्टीपल फाइब्रॉइड से। इन सब की जानकारी आपको अल्ट्रासोनोग्राफी यानी कि यूएसजी इस इन्वेस्टिगेशन के द्वारा पता चलता है। फाइब्रॉइड जानने के बाद उसका सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो लोग पूछते हैं कि इस यूट्राइन फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट आखिर क्या होता है, और उसी के साथ साथ एक सवाल होता है, तो क्या अभी ये फाइब्रॉइड की जो रसोली है या गठान है, क्या ये कैंसर सेल में, कैंसर की गांठ में शिफ्ट हो जाएगी? क्या हमें कैंसर है? ऐसे भी सवाल लोग पूछते हैं। तो जी हाँ, यूट्राइन फाइब्रॉइड ये कैंसरस सेल्स नहीं होती है, कैंसर्स नहीं होते हैं। ये एक बिनाइन ट्यूमर है जिसे हम मेडिकल टर्म में मायोमा भी कहते हैं, और साथ ही साथ इन फाइब्रॉइड्स का आगे चल के कैंसर में चेंज हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं होता है। सो डोंट वरी। कई बार जब सोनोग्राफी किसी और कारण के लिए की जाती है, जैसे कि किसी को यूरिन में दिक्कत है तो यूरिनरी स्टोन को इवैल्यूएट करने के लिए, या पेन इन एब्डोमेन है तो उस चीज़ को जांचने के लिए सोनोग्राफी की जाती है, और उसमें पता चलता है कि आपके केस में यूट्राइन फाइब्रॉइड डेवलप हुआ है, लेकिन उसका कोई सिम्टम नहीं है। जैसे 2 से 3-4 सेंटीमीटर का अगर फाइब्रॉइड है और वो आपको कोई दिक्कत नहीं दे रहा है, तो आपको किसी भी तरह का ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर फाइब्रॉइड का साइज़ ज़्यादा है, वो आपको दिक्कत दे रहा है, अलग अलग लक्षण दिखा रहा है, दिक्कत दे रहा है, तभी आपको उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। फाइब्रॉइड का साइज़ बड़ा हो सकता है, या फिर उसके लोकेशन के हिसाब से आपको क्या तकलीफ हो सकती है, कौन से लक्षण दिखते हैं, कौन से सिम्टम्स होते हैं, इस बात की जानकारी हमने इस वीडियो में ले ली है। अगर आपने मिस कर दिया वीडियो तो जाके ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में भी दे दूँगी। इसका मतलब अगर फाइब्रॉइड की दिक्कत नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है, तो ट्रीटमेंट नहीं लगेगा। लेकिन फाइब्रॉइड की वजह से अगर आपको सिम्टम्स है, जैसे कि हेवी ब्लीडिंग है, तो आपको ट्रीटमेंट लेना होगा। उस हेवी ब्लीडिंग को रोकने के लिए आपको हीमोस्टैटिक ड्रग्स जैसे कि ट्रांexamic एसिड वगैरह ट्रीटमेंट दी जाती है, जिसकी वजह से आपका ब्लीडिंग रुक जाता है, कंट्रोल में आ जाता है, और आपको आपकी केस में HB डाउन होना, खून की कमज़ोरी हो जाना शरीर में, ये चीज़ें नहीं होती है। कई बार ये फाइब्रॉइड्स बहुत छोटे होते हैं, लेकिन अगर इनकी जो पोजीशन है वो बच्चेदानी की अंदरूनी परत पर, अगर अंदरूनी साइड पे अगर होती है ग्रोथ, तो वो काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग दिखाती है। जी हाँ, कई बार लोग ऐसा भी पूछते हैं कि हमारे रिलेटिव में फाइब्रॉइड का साइज़ बहुत ज़्यादा था लेकिन उनको ब्लीडिंग की कोई तकलीफ नहीं थी। मेरा फाइब्रॉइड का साइज़ तो बहुत छोटा है लेकिन मुझे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हेवी हो रहा है, तो ऐसा क्यों? तो जी हाँ, इसका भी कारण होता है। बच्चेदानी की जो 3 लेयर हम बोलते हैं, तो आपके केस में फाइब्रॉइड उन 3 लेयर्स में से कहाँ पे है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपको फाइब्रॉइड की वजह से कौन से लक्षण दिखेंगे।
जैसे कि फाइब्रॉयड का सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है जिसे सीरोजल लेयर कहा जाता है, अगर वहाँ पे फाइब्रॉयड है तो उसे सब सीरोजल फाइब्रॉयड कहा जाता है, जिसकी बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, जिसकी वजह से कोई भी ब्लीडिंग का प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होता है। बच्चेदानी का जो अंदरूनी, सबसे अंदरूनी नहीं, एक मिडल लेयर जिसे बोला जाता है, मिडल लेयर जो होता है जिसे मसल लेयर या फिर इंट्राम्यूरल पार्ट लेयर भी कहा जाता है, तो वहाँ पे अगर फाइब्रॉयड डेवलप हुआ है तो दैट इज़ इंट्राम्यूरल फाइब्रॉयड, जिसकी वजह से भी प्रेशर इफेक्ट होने की वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर फाइब्रॉयड आपकी बच्चेदानी का जो सबसे अंदरूनी लेयर है, म्यूकोजल लेयर, वहाँ पे अगर आपका फाइब्रॉयड डेवलप हो रहा है, अगर उसका साइज़ छोटा भी है, 2-3 सेंटीमीटर का भी है, तो भी आपको ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत आती है, कंसीव नहीं कर पाते हैं, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। तो जी हाँ, सब म्यूकोजल फाइब्रॉयड सबसे ज़्यादा सिम्टम्स दिखाते हैं, सबसे ज़्यादा तकलीफ दिखाते हैं अगर उनकी साइज़ कम भी है तो। इसीलिए जब भी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है तो जैसे मैंने कहा, हीमोस्टैटिक ड्रग्स से आपका ब्लीडिंग रोका जाता है और साथ ही साथ आयरन सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं ताकि आपके केस में HB हीमोग्लोबिन की लेवल कम ना हो। कई बार पेशेंट्स को पेन भी होता है और ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे केसेस में जो NSAID ड्रग्स होते हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, उनसे भी ट्रीटमेंट करवाया जाता है, जिसकी वजह से पेन में काफ़ी राहत मिल जाती है। कई पेशेंट्स को हार्मोनल ट्रीटमेंट्स भी दिए जाते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, इनका कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट दिया जाता है, या फिर सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन का भी ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। कुछ लोगों को हार्मोनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है लेकिन वो हार्मोनल टैबलेट्स रेगुलरली नहीं खाना चाहते हैं, तो ऐसे केसेस में कुछ इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस भी लगाए जाते हैं जो हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि मेरिना, जो लिवोनॉर्जिस्ट्रॉल नाम का एक प्रोजेस्टेरॉन होता है जिसको वो कंसिस्टेंटली रिलीज़ करते रहता है बॉडी में, वो भी डिवाइस आपकी केस में आप लगा सकते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि मैडम ऐसी कोई दवाई नहीं है क्या कि जिसकी वजह से ये फाइब्रॉयड पिघल जाएगा या फिर श्रिंक हो जाएगा। तो जी हाँ, दवाइयों से फाइब्रॉयड श्रिंक नहीं होते हैं या पिघलते नहीं हैं। दवाइयों से आपका जो भी सिम्टम्स है उनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, ब्लीडिंग को, पेन को कंट्रोल में रखा जाता है। कुछ इंजेक्शंस होते हैं, GnRH इंजेक्शंस करके उनका ट्रीटमेंट दिया जाता था, जिसके लिए फाइब्रॉयड जिससे श्रिंक होता था, जो भी 100% नहीं, कुछ हद तक फाइब्रॉयड श्रिंक हो सकता था, लेकिन उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स है, जिसकी वजह से कैल्शियम और विटामिन D की बहुत सारी डिफिशियंसी बॉडी में हो जाती है। इसीलिए जब अगर पेशेंट किसी भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट को अच्छा आपका बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है या फिर सर्जरी के लिए आपकी बॉडी अनफिट है, तो ही उन इंजेक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर उन इंजेक्शंस को अवॉइड करना ही डॉक्टर्स पसंद करते हैं। हमने बात की है सर्जरी के लिए आप फिट नहीं है तो। जी हाँ, सर्जरी, कई बार फाइब्रॉयड और सर्जरी, इसके बारे में भी लोगों को बहुत सारे सवाल होते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं फाइब्रॉयड के केस में कौन से केसेस में सर्जरी की ज़रूरत होती है और कौन से केसेस में सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में #surgeryfibroid ज़रूर लिखिएगा। हम उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। और कुछ वीडियोस मैं आपके लिए फाइब्रॉयड के टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप उन वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए, ऑल नोटिफिकेशंस पे भी क्लिक ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हेल्थ इज़ हियर। नमस्कार।